नमस्कार दोस्तों, आपका नंदकिशोर कुमार कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी के माध्यम से ली जाने वाली शिक्षकों की जो एग्ज़ाम है दोस्तों अगस्त में ली जा रही है और अगस्त में इस तरह का सवाल आपको मिलेगा। इसलिए आपसे गुजारिश कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि हमारा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, ज़्यादा हम देर नहीं करेंगे, ज़्यादा लेक्चर नहीं देंगे, सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं कि ऐसे प्राणी जिनके कोशिका में केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली से गिरे कोशिकांग पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? जल्दी से आप भी जवाब दीजिए और हमें 5 सेकेंड का आपको भी मौका देंगे देने का, इसलिए आपसे गुजारिश है कि जल्दी से अभी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आगे क्या होना चाहिए? जिसके कोशिका में कोशिकांग पाया जाता है, अर्थात अपने अंग में पाया जाता है। तो यू न तुम्हारे कोशिका के कोशिकांग में, कोशिका के अंग में पाए जाने वाले यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक इधर राइट आंसर दे देंगे। आगे है ऐसे जंतु जिनका शरीर किसी भी काट से 2 समान भागों में न ही बढ़ सकता हो, क्या कहलाता है? जल्दी से बताए, क्योंकि 2 भागों में नहीं बढ़ सकता है, क्या कहलाता है? जो 2 भागों में नहीं बढ़ सकता है तो उसको असममित कहते हैं। तो असममित इधर राइट आंसर हो जाएगा। किस फाइलम के जंतु के शरीर में उत्तक नहीं विद्यमान रहता है? आप भी जानते होंगे कि किस फाइलम के जंतु में शरीर में उत्तक विद्यमान नहीं होता है। तो आप जल्दी से बता दीजिए कि जितने भी पोरीफेरा फाइलम में रहने वाले जीव जंतु हैं उसमें उत्तक विद्यमान नहीं होता है। तो उत्तक विद्यमान नहीं होगा तो ए नंबर ऑप्शन लगा दीजिए। सिलेंट्रॉन या जठर गुहा वाहिनी पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? सिलेंट्रॉन या जठर गुहा वाहिनी पाई जाती है। आगे की क्लास में भी हमने ये क्वेश्चन को दोस्तों बताए होंगे, अगर आप मेरी क्लास को देखे होंगे तो आपको पता होगा। सिलेंडर जैसा आकार किसका हो सकता है? जिसका सिलेंडर जैसा आकार हो सकता है वही आंसर होगा। अर्थात सिलेंडर जैसा आकार जो है दोस्तों वो हाइड्रा का है, इसलिए हाइड्रा इधर राइट आंसर। दोस्तों, किसी भी चीज़ को रिलेट करके पढ़ने से वो हमेशा के लिए याद रहता है, इसलिए हमेशा हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरस्टिशियल कोशिका तथा नाइडोब्लास्ट या दंत कोशिकाएं किस फाइलम के जंतुओं में पाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किस जंतुओं में पाया जाता है। आपको भी 5 सेकेंड का समय दिया गया है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए कि देखिए इंटरस्टिशियल कोई भी आंसर देने के लिए दोस्तों आपको तुकबंदी उसमें ज़रूर रहता है, उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स रहता है। साइंस में यही तो है, कुछ उससे रिलेटेड वर्ड्स रहता है, तब उससे भी देखकर जो है आंसर लगा देते हैं। इंटरस्टिशियल कोशिकाएं तथा नाइडोब्लास्ट या दंत कोशिकाएं किस फाइलम में या संघ में पाई जाती है? तो नाइडेरिया, हर से स्टार्ट है या नाइडेरिया इधर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस जंतु में आहार नाल अनुपस्थित रहता है? आप समझते हैं कि आहार नाल किस में अनुपस्थित रहता है, किस में नहीं पाया जाता है? तो आप भी जानते होंगे कि किस में आहार नाल नहीं पाया जाता है। टीनिया सोलियम हमने बहुत बार पढ़ाया था, बहुत बार बक्के थी, लेकिन आपको याद होगा कि टीनिया सोलियम में आहार नाल अनुपस्थित नहीं होता है। आहार नाल इधर राइट आंसर। कूट सिलोम की उपस्थिति निम्नलिखित में किस फाइलम का गुण है? देखिए कूट सिलोम जो दोस्तों है ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। आप भी देखिए कुछ बताइए। कूट सिलोम जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा स्केलमिन्थिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्केलमिन्थिज हो जाएगा। कूट सिलोम की उपस्थिति किस फाइलम में पाया जाता है? तो स्केलमिन्थिज हो जाएगा। तो स्केलमिन्थिज इधर राइट आंसर। कांटेनुमा सुख के द्वारा प्रचलन होता है, ये तो दोस्तों हम बताए थे
काटेनामा सुख के द्वारा प्रचलन होता है? तो जल्दी से आप भी जवाब दीजिए। केचुआ। केचुआ जो चलता है उसमें काटेनामे सुख पाया जाता है, जिसके कारण वो एक जगह से दूसरे जगह जाने की कोशिश करता है। तो केचुआ इधर राइट आंसर मारेंगे। आगे है कि द्विपार्श्व सममिति तथा खंडित सममिति निम्नलिखित में से किसके गुण हैं? तो किसके गुण है द्विपार्श्व सममिति तथा खंडित सममिति? तो किसका दो भागों में बांट देता है? तो आप लगाइए। आर्थ्रोपोडा के फाइलम के लोग है कि मोलस्का के फाइलम का जंतु है कि हेमिकोडेटा के है कि एम्फीबिया वर्ग के है? द्विपार्श्व सममिति। तो द्विपार्श्व सममिति जो है हमें लगता है किसे एम्फीबिया वर्ग में होना चाहिए। एम्फीबिया वर्ग में होना चाहिए। नहीं, ये जो दोस्तों जो जीव जंतु जो ज़मीन पे रहने वाले हैं उसको हम दो भागों में खंडित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। वो आंसर हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा। अखंडित तथा प्रवार या मेंटल से ढका शरीर निम्नलिखित में से किसके गुण हैं? अखंडित, जिसका कोई खंड नहीं किया जा सके। जिसका कोई खंड नहीं किया जा सके। आप बताइए। आप मोलस्का ग्रुप में जैसे घोंघा है जिसको स्नेल भी कहते हैं, उसको क्या आप खंडित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए वो खंडित हो, परवार या मेंटल से ढका रहता है, उसका एक कवच रहता है उसके ऊपर। इसीलिए मोलस्का में जो है दोस्तों अखंडित शरीर को नहीं किया जाता है। आगे देख लेते हैं किस जंतु में जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है? किस जंतु में जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है? जल्दी से बता दीजिए। अगर है हिम्मत तो जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा। किस में जो है जंतु में जल संवहन और नाल तंत्र पाया जाता है? आपको पता होना चाहिए कि नाल तंत्र जिसमें नाली रहता है, मछली का मुंह जैसा नाली जैसा होता है। तारा मछली में संवहन एवं नाल तंत्र दोनों पाया जाता है। जल संवहन और नाल तंत्र दोनों पाया जाता है, क्योंकि तारा मछली का मुंह का जो आकार है वो नाल जैसा होता है, इसलिए तारा मछली इधर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों। पृष्ठ रज्जु, ग्रसनी, गील, छिद्र तक, खोखला तंत्र का तंत्र निम्नलिखित में से किसके गुण हैं? जल्दी से बताइए। पृष्ठ रज्जु, जिसमें कि पृष्ठ रज्जु पाया जाता हो, जिसमें ग्रसनी भी, छिद्र तक, खोखला तंत्र का तंत्र रज्जु पाया जाता है। इनमें से रेहू में भी पाया जाता है, मेढक में पाया जाता है, मनुष्य में भी पाया जाता है। इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों इधर राइट आंसर सभी। आगे देख लेते हैं। मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित में किस में नहीं पाया जाता है? तो बताइए। हार्मोनिया में जो है कि मेरुदंड रज्जु नहीं पाया जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। हार्मोनिया इधर राइट मार लेते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? आगे दोस्तों आपका क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन आपका आ जाएगा 142। 142 में दोस्तों की सल्कों से ढकी त्वचा तथा पंख या फिन्स की उपस्थिति निम्नलिखित में किसके गुण हैं? तो किसके गुण हैं? आप तो जानते हैं मत्स्य या फिशिज हो जाएगा, क्योंकि उसी में सल्क चोइयाँ पाया जाता है। गेहूँ की भाषा में चोइयाँ कहते हैं, उसी में पाया जाता है, इसलिए ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको हमेशा हर चीज़ से हम रिलेट करके चलेंगे ताकि आपको जो है किसी प्रकार का याद करने में दिक्कत नहीं हो। आपके समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य? समुद्री घोड़ा आप जानते हैं कि समुद्री घोड़ा जो है ये जल में ही पाया जाता है, इसलिए जल में रहने वाले मछली या पीसेज कहलाता है। इसमें हो जाएगा आंसर दोस्तों। आगे है उपसंग वर्टिब्रेटा का वह वर्ग कौन है जिसके सदस्यों की त्वचा ग्रंथि नहीं होने से सूक्ष्म होती है, जो शीत रक्तीय होते हैं? शीत रक्तीय कौन होता है भाई? आप भी जानते होंगे शीत रक्तीय कौन हो सकता है? जल्दी से आप भी जवाब दीजिए। शीत रक्तीय कौन हो सकता है? तो शीत रक्तीय जो दोस्तों ये रेप्टेलिया हो सकता है। रेप्टेलिया इधर राइट आंसर हो जाए। शीत रक्तीय रक्त होते उसमें रेप्टेलिया में उपसंग वर्टिब्रेटा का वह वर्ग कौन सा जिसके सदस्य नियम तापी होते हैं तथा जिनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं, क्या कहलाता है? जल्दी से बताएं। उपसंग का हम बात कर रहे हैं। फाइलम एक होता है उपफाइलम,
तो उपफाइलम की बात करें, जरा सोच समझ के आंसर लगाएगा दोस्तों। एबीज जो है जिनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं, एबीज इधर राइट आंसर हमारे। निम्नलिखित में कौन सा उभयलिंगी है? उभयलिंगी बताए जिसमें दोनों लिंग पाया जाता है दोस्तों। टिनिया में हमको लगता है कि दोनों लिंग पाया जाना चाहिए। टिनिया इधर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों, वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का गुण है? वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का गुण है? तो एनिलीडा इधर राइट आंसर हो जाए दोस्तों। निम्नलिखित कौन नियततापी जंतु है? नियततापी जंतु कौन है? तो हमें लगता है कि नियततापी जंतु जो है आपका आंसर हो जाना चाहिए चमगादड़, क्योंकि नियत ताप हमेशा ये नियत ताप पर कारोबार करता है चमगादड़। तो चमगादड़ इधर राइट आंसर। आगे है, निम्नलिखित में किसके जबड़े के दांत नहीं होते? जल्दी से बताइए। कबूतरा का नहीं होता। बाह्यकर्ण की उपस्थिति किस वर्ग के जंतुओं का गुण है? बाह्यकर्ण ममेलिया में पाया जाता है। ममेलिया इधर राइट। किस विभाग के पौधे के को पादप वर्ग का उभयचर कहता है? तो ब्रायोफाइटा। किस विभाग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा गया है? तो हम जल्दी से टिक लगाते हैं दोस्तों, हमें गलत, इसलिए आपको भी मौका दिया जाएगा। क्या होगा जल्दी से आप भी बताइए। हम 5 सेकंड का टाइम देते हैं आपको। ब्रायोफाइटा इधर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किस प्रकार के पौधे की पत्तियों के समानांतर सिरा विन्यास होता है? किस प्रकार के पौधे की पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास होता है? सिरा विन्यास किस में हो जाएगा? जल्दी से बताइए। सिरा विन्यास तो होगा दोस्तों एक बीजपत्री में, नहीं तो एक बीजपत्री में सिरा विन्यास होता है। इधर राइट आंसर। नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग है। किसमें हो जाएगा भाई नेफ्रिडिया? जल्दी से आप भी जवाब दीजिए। किसमें हो जाएगा? संघ एनिलिडा में। एनिलिडा नेफ्रिडिया, एनिलिडा देखिए मिलता जुलता वर्ड्स है, इसलिए हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन शीत रक्तीय प्राणी? शीत रक्तीय प्राणी तो जानते हैं आप। शीत रक्तीय प्राणी, शीत में ठंडा, रक्त में उसका हमेशा खून जो है ठंडा रहता है, वो तो मेढक हो जाना चाहिए। मेढक इधर राइट आंसर हो जाएगा। शीत रक्तीय नहीं। टार्सन नामक प्रक्रिया का कारण किसके शरीर से असीमित होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन सही से नहीं आ पाया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या है। आगे संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो जानते हैं कि संवहन नाल तंत्र जो है किस में पाया जाता है? तो पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं तो उसी में पाया जाता है ना संवहन नाल तंत्र। तो वही आंसर हो जाएगा। इकाइनोडर्माटा जो है इसमें संवहन तंत्र की उपस्थिति होती है। तो इकाइनोडर्माटा जो है इधर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें आप टिक लगा दीजिए। सजीवों की मौलिक इकाई है। सजीवों की मौलिक इकाई क्या है? सजीवों की मौलिक इकाई तो कोशिका हो सकता है ना, तो 157 का सी हो जाएगा कोशिका। सभी जीवों का स्वास्थ्य निर्भर करता है किसके? पर्यावरण पर, रासायनिक पदार्थों पर, इनमें से कोई नहीं। हमें लगता है कि इनमें से पर्यावरण पे हमारा निर्भर करता है, रासायनिक पदार्थ पे निर्भर नहीं करता है। गलत हो जाएगा दोस्तों। बी नंबर दे, सी नंबर दोनों दे दिया है, इसलिए आपको सजग और सतर्क होकर आंसर देना पड़ेगा। जिन रोगों की अवधि कम होती है उन्हें क्या कहते हैं? अरे जिन रोगों की अवधि कम होती तो दीर्घकालिक थोड़े होगा, तीव्र थोड़े होगा, तीव्र रोग थोड़े होगा, दोनों भी थोड़े होगा। कहता है जिन रोगों की अवधि कम होती है तो वो सब थोड़े होगा। हमें लगता है कि डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर आप भी लगा दीजिए। जिन रोगों की अवधि कम होती है तो उसे कहते, अच्छा उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों तीव्र रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? तीव्र रोग। फील पॉप रोग किस प्रकार का रोग है? फील पॉप रोग बहुत ही प्यारा, सुंदर और सटीक
इसका आंसर आपको देना है फील पॉप जो है ये दीर्घकालिक रोग है दोस्तों। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन सा प्रचंड रोग है। प्रचंड, बाप रे बाप, प्रचंड रूप से रोग होता है, ये भी होता है ना, तो खों 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 करते रहते हैं, वही तो प्रचंड रोग है ना, खें खें करते रहते हैं, अर्थात खांसी जुकाम जो दोस्तों यह प्रचंड रोग हो जाएगा। आगे देखते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा समुदाय में फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं। अब बताएं, सूक्ष्म जीवों द्वारा पूरे समुदाय में रोग को फैला देता है। आप जानते हो क्या होगा, वो संक्रामक थोड़े हो सकता है, संक्रामक भले हो सकता है, नहीं ये संक्रामक रोग होगा, अनुवांशिक तो होगा नहीं, वो तो बाप को होता है तो बेटा को होता है, तो यही हो जाएगा 162 का बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं पेप्टिक वर्म नामक रोग का कारण है। अरे पेप्टिक वर्म नामक रोग का कारण तो बैक्टीरिया है भैया, लगा दो बैक्टीरिया पे। निम्न में कौन सा रोग वायरस जनित है। देखो भाई वायरस जनित रोग है, आप भी जानते हो एड्स उड्स बड़ा खराब रोग है दोस्तों, बड़ा देख उख कर काम धाम करना है दोस्तों, इसलिए एड्स ही द राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा संभल के सुरक्षित कंडोम का इस्तेमाल करके इस तरह से कुछ भी करना है दोस्तों, ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं करना है, नहीं तो फिर बहुत ही वायरस खराब है ये एड्स। आगे देख लेते हैं दोस्तों कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है। कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है, बताइए तो कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है। बहुत आप पढ़ते लिखते हैं। क्षय रोग होगा जिसको हम टीबी कहते हैं, नहीं होगा। मलेरिया होगा, मलेरिया होगा, मलेरिया तो हो सकता है, प्रोटोजोआ से होगा, लेकिन डेंगू नहीं होगा, और मलेरिया इधर राइट आंसर मारिए दोस्तों। आगे है फील पॉप रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। फील पॉप, फील पॉप तो एक क्वेश्चन और आगे हम बताए दीर्घकालिक रोग होता है, लेकिन किसके कारण होता है फील पॉप रोग, ये भी बड़ा टेंशन देने वाला क्वेश्चन है भाई। तो फील पॉप जो हमको लगता है हाथी पाँव जैसे होता है ना, बुचरिया के माध्यम से, उसमें एक कृमि रहता है, वही काट उठ लेता है जो फील पॉप रोग हो जाता है। और हमने आगे जो आपको बताया था दोस्तों कि फील पॉप जो रोग है वो दीर्घकालिक होता है। अच्छे स्वास्थ्य की मुख्य शर्त क्या है। अच्छे स्वास्थ्य की मुख्य शर्त है संतुलित आहार है, व्यक्तिगत और घरेलू स्तरों पर स्वच्छता है, स्वच्छ भोजन, जल एवं हवा के, इनमें से सब हो जाएगा दोस्तों। इनमें कौन आहार संतुलित न होने के कारण होने वाला रोग है, बहुत सारा हो जाएगा आपको। तो हीनता जनित रोग, हीनता जनित रोग आपका सबसे वेरी इम्पोर्टेंट रोग है, यही हो सकता है। भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। आप तो जानते हैं जब लोहे की कमी होगा तो सबसे पहले तो आपको एनीमिया ही पकड़ेगा ना, गोरा हाथ टटाएगा, घींचेगा, उचेगा, मालिश करना पड़ेगा तभी तो ठीक होगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों आगे क्या क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा। कहता है निम्न में से किसके कारण मुंह के कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। तंबाकू चबाने से, यही तो आंसर हो जाएगा दोस्तों। तंबाकू चबाने से जो है आपको कैंसर हो जाता है, इसलिए तंबाकू इधर राइट आंसर। इनमें से कौन शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला मानव रोग है, तो बताइए। गठिया, गठिया न हो जाता है तो गठिया में लगा देंगे हम ट्यूब जरा कि गठिया जो है गांठ बांध के होने वाला रोग है। जोर 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 मतलब जहाँ जहाँ ज्वाइंट है भाई वहाँ ऐसा रोग होता है अठिया गठिया। हाँ अठिया गठिया रोग कहते हैं। जरूर शरीर के जोड़ों को प्रभावित करने वाला जो मानव रोग है वो गठिया रोग कहलाता है। वैसे संकेत जो शरीर शारीरिक अंगों की समान कार्य न करने से मिलते हैं तथा जिन्हें केवल रोगी ही महसूस कर सकता है, क्या कहलाता है। वैसे संकेत शारीरिक अंगों के समान कार्य न करने से मिलते हैं, जो काम नहीं करता है मिलता है तथा जो केवल रोगी ही महसूस, कोई दूसरे को पहचान नहीं होता है कि हम बीमार हैं भाई या किसी भी चीज़ से हम ग्रसित हैं। क्या होगा, क्या होगा, तो रोग लक्षण, ये कहलाता है रोग लक्षण। आगे है त्वचा एवं आँखों के सफ़ेद भाग का पीला होना किस रोग का चिन्ह है।
आप तो जानते हैं त्वचा एवं आँख में सफ़ेद रोग का पीला हो जाना, ये तो कंजाक्टिवाइटिस है ना, यही आंसर हो जाना चाहिए 173। नहीं, इसमें और है, सफ़ेद भाग का पीला हो अच्छा पीला हो जाना तो हेपेटाइटिस रोग हो जाएगा। हेपेटाइटिस इज द राइट आंसर। 174 देखते हैं, ऐसे रोग जो अचानक उत्पन्न होते तो जिनका प्रभाव कम समय के लिए परंतु तीक्ष्ण होते हैं, किस श्रेणी के रोग हैं बताइए। अभी तो हम तुरंत में इसका चर्चा किए हैं भैया, हैं तीव्र रोग होगा नहीं, तीव्र रोग पे लगा देंगे। वैसे रोग जो बच्चों को जन्म काल से अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। हाँ भैया देखिए, अभी तुरंत बताइए भैया कि अनुवांशिक जो बाप को होगा तो बेटा को भी होगा, नहीं बाप को होगा तो बेटा को भी होगा। हीमोफीलिया निम्नलिखित में किस श्रेणी का रोग है। हीमोफीलिया आप जानते हैं किस प्रकार का रोग है। ये तो अगर पिताजी को हुआ होगा तो बेटा को भी होगा, इसमें कोई शक है क्या। तो क्या होना चाहिए, अनुवांशिक। अनुवांशिक का मतलब ही दोस्तों होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर बाल झड़ना भी एक अनुवांशिक रोग है दोस्तों। अगर पिताजी का ऊँट जैसा माथा दिखाई देता है तो सोच लो कि आपका ऊँट जैसा भी माथा होगा। ये 90% होने की संभावना होती है, 10% कुछ कहा नहीं जा सकता। इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी होने वाला रोग है तो क्या हो जाएगा, शरीर तो बरकाट हो जाएगा ना, छोटा होगा, क्या होगा, मधुमेह हो जाएगा, निद्रा रोग होगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो हम भी जानते हैं ये मधुमेह होगा। नहीं, मधुमेह पे लगा देंगे टिक भैया। देख लेते भैया आगे, वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा बनने का कारण होने वाला रोग क्या है। अब बताओ, वृद्धि हार्मोन जब ज़्यादा हार्मोन हमारे शरीर से निकलेगा तो कुछ ना कुछ तो रोग होगा ना भाई, डायबिटीज हो जाना चाहिए। यही तो सबसे बड़ा कारण है कि यही रोग हो जाता है, डायबिटीज रोग हो जाता है। इस पर हम टिक लगा ही देते हैं। सूक्ष्म रोगाणु के कारण मनुष्यों में होने वाला रोग निम्नलिखित में किस श्रेणी में आते हैं। अब बताइए, सूक्ष्म रोगाणु से होने वाला मनुष्यों में जो रोग होता है ये तो आप भी जानते होंगे कौन कौन रोग हो जाता है। तो क्या इस पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे, तो मार दीजिए, बाह्य कारकों से होने वाला रोग ही होता है। नहीं, आगे देख लेते कौन संक्रामक रोग है। बताओ, संक्रामक रोग कौन नहीं जानता है कौन है। संक्रामक रोग एक दूसरे पे चला जाता है तो हमें लगता है 180 का क्या होगा, अभी जल्दी से जवाब दो। डिप्थीरिया भी एक दूसरे से संक्रामक बीमारी है, रेबीज भी कुतवा इधर उधर काटता है, नहीं ये संक्रामक ही है। कालाजार भी है, अर्थात 180 का कितना आंसर हो जाना चाहिए भाई, डी नंबर हो जाना चाहिए। इनमें से सभी ऐसे रोग जो संक्रामक अभिकर्ताओं जैसे रोगाणुओं का कारक नहीं होते क्या कहलाते हैं। अब बताइए, नहीं जिसमें जुड़ा रहता है तो हम क्या कहते हैं उसको, असंक्रामक रोग। नहीं, असंक्रामक रोग राइट आंसर देंगे। अमीबिया पेचिश निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोगाणुओं के संक्रमण से होता है। अमीबिया पेचिश बताइए, मलेरिया होगा कभी, नहीं होगा। कृमि होगा, नहीं होगा। तब क्या होगा, दो ऑप्शन बचा है, ये प्रोटोजोआ से अमीबिया पेचिश नहीं होगा भैया। अमीबिया पेचिश तो प्रोटोजोआ ही होता है ना, तो इसमें टिक लगाने में क्या दिक्कत है। अगर टिक लगा देते हैं तो आपका क्या आ जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बीपीएससी के एग्जाम को क्रैक 100% करा सकता है। वैसे सब क्वेश्चन आपके सामने लाए कि इनमें से कौन वैसे श्रेणी का रोग है जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं। तो बताइए, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन भैया आपने पूछ दिया, बड़ा लज्जित कर दिया पूछ के कि इन्फ्लुएंजा। नहीं, इन्फ्लुएंजा जो है दोस्तों, इनके उपचार के लिए औषधि केवल लक्षण को ही ठीक करते हैं पर मूल रोग को ठीक नहीं कर पाते हैं। तो इन्फ्लुएंजा इधर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इन्फ्लुएंजा पे टिकवा तो लगा दीजिए, एक बार लगा ही दिए। इनमें से किस रोगाणुओं को प्रतिजैविक जिसको एंटीबायोटिक औषधि का असर नहीं होता,
वायरस पे जो है एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है दोस्तों। बाकी बात पर तो होता होगा, हमें तो यही ज्ञान है, इसलिए जो ज्ञान है उस पे हम अपने खरे हैं, लगा ही देते हैं। एडवर्ड जेरर 1795 में निम्नलिखित में किसकी खोज की है? अरे भैया, एडवर्ड जेरर ने किसका, टिकवा का खोज न किया था, टिकवा का ही खोज किया था। तो टिकवा पे आंसर लगा दीजिए ना आप। टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? बताइए। डायबिटीज़ का होगा? कभी नहीं होगा। हीमोफीलिया का होगा? नहीं। डायरिया का होगा? नहीं। लेकिन पोलियो का होगा? नहीं। टीएबी द्वारा निम्नलिखित में किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? टीएबी। अब बताइए, टीएबी जो दे दिया है दोस्तों, बड़ा ही खतरनाक रोग है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? टाइफाइड। टीएबी, टाइफाइड, टाइफाइड द राइट आंसर। रेबीज के वायरस से ग्रसित कुत्ते के काटने पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की सुई लगानी चाहिए? हेपेटाइटिस? नहीं 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 नहीं। कुत्ता जो काटता है उसके लिए भैया स्पेशल सुई आता है, और स्पेशल सुई में जो उसका दवैया का नाम है पाश्चर का टीका। इसका पाश्चर का कुत्ता जब काटता है तो पाश्चर का टीका लगाया जाता है। आप अपने माइंड में मेकअप कीजिए कि पाश्चर का टीका कुत्ता जब काटता है हमको लगाना है। निम्नलिखित किसके कारण एड्स रोग होने की संभावना होती है? विषाक्त भोजन? कभी नहीं। विषाक्त खाइए तो मरिए जाइएगा। रोग क्या होगा? दूषित वायु एवं पेयजल? ये भी नहीं हो जाएगा। पागल से कुत्ते के काटने? ये भी नहीं होगा। हाँ, यही होगा। अनैतिक यौन संबंध, मतलब नीति से यौन संबंध अगर कीजिएगा, मतलब उसमें अपना सामान का यूज कीजिएगा, जिससे हो गया कंडोम हो गया, हाँ, उसका उपयोग करके कीजिएगा, तब आपको एड्स नहीं होगा। अगर बगैर ऐसे कीजिएगा, अनैतिक तरीके से कीजिएगा भैया, तो एड्स होना ही है ना, तो हो जाएगा एड्स, पक्का हो जाएगा। इसलिए सूक्ष्म जीव रोगाणुओं का कारण होने वाला रोग क्या कहलाता है? भैया, सूक्ष्म जीवों से जो रोग होता है वो तो संक्रामक रोग होता है ना। सूक्ष्म जीवों से तो संक्रामक ही रोग होना चाहिए, यही आंसर होना चाहिए दोस्तों। तो मार ही दीजिए ना इसको। निम्न में से कौन असंक्रामक रोग है भाई? ये बताइए। फाइलेरिया जो है दोस्तों, वो संक्रामक रोग तो नहीं होना चाहिए। हेपेटाइटिस भी नहीं होना चाहिए। कॉलरा नहीं, कैंसर हो जाएगा। कैंसर इज द राइट आंसर। कैंसर जानते हैं, तंबाकू, गुटखा, नशीली पदार्थ के सेवन करने से होता है। वो संक्रामक रोग की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन कैंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें से किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है? फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी तो भैया किस में दिया जाता है? रेबीज में थोड़े दिया जाता है, हैं? रेबीज में थोड़े दिया जाता है फिजियोथेरेपी, वो तो रेबीज में नहीं दिया जाता है, एड्स में भी नहीं दिया जाता है। लेकिन फिजियोथेरेपी जो लकवा जिसको हम कहते हैं, मार देता है, तो उसको फिजियोथेरेपी कराया जाता है ताकि वो उठे बैठे, जिसको हम एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। तो यही हो जाएगा पोलियो। आगे देते हैं, पाश्चर टीका किस रोग के इलाज? देखिए, पाश्चर फिर दे दिया है। तो पाश्चर टीका जो है दोस्तों, पाश्चर टीका जो है ये पोलियो के लिए ही, टीका तो पोलियो के लिए ही आविष्कार किया गया था। लेकिन पाश्चर टीका जो है दोस्तों, तो ये हाइड्रोफीबिया जो कुत्ता काट लिया था उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्षय रोग किस संक्रामक जंतु के जीव के कारण होता है? क्षय रोग जल्दी बताइए दोस्तों। क्षय रोग जो है दोस्तों, यह एक प्रकार का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से क्षय रोग संक्रमण सूक्ष्म जीव के कारण होता है। आंसर लगा दीजिए। पल्स पोलियो कार्यक्रम किस रोग के विरुद्ध चलाया गया था? आप भी जानते हैं कि पल्स पोलियो कार्यक्रम जो है दोस्तों, वो
दिया था? जिंदगी का 2 खुराक पोलियो के लिए दिया गया था। इसमें पोलियो इधर राइट आंसर होगा दोस्तों आपसे गुजारिश कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।